मुझे बहुत सालों से ऐसे बहुत से कार्यक्रमों में आमंत्रण मिलता है, सम्मिलित होता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि एक नौजवान बेटी जिसके अंदर भारतीय होने का भी गर्व है और बिहार की बेटी होने का भी गर्व है, उसकी कविताओं के संकलन, खास तौर से ये एक कविता, इसके विमोचन के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मैं आज सुबह से थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा थी, तो मैं बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि मैं कोई पहले से तैयार की हुई वो मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ, और मैं जो बोलूँगा वो दिल से बोलूँगा। आप दुनिया पर नज़र डालिए, खुद अपने देश पर नज़र डालिए। दुनिया में कौन देश हैं जो ज़्यादा सुखी हैं, ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा विकसित हैं, ज़्यादा प्रगतिशील? अगर आप कोई भी मापदंड बनाइए, उसके आधार पर जब आप सूची बनाएंगे तो आप निश्चित तौर से इस नतीजे पर पहुंचेंगे, कोई भी समाज अपनी महिलाओं को कितना महत्व देता है, कितना उनका सम्मान करता है, कितने उनको अवसर प्रदान करता है, इस पर उस समाज की समृद्धि, उसकी प्रगति, उसका सुख चैन, इस पर ही निर्भर करता है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, जन सामान्यषु स्त्रीषु पिरसारा दृते। कोई भी समाज अपने आम आदमी, अपनी महिलाओं को शिक्षा दिए बगैर, उनको आगे बढ़ाए बगैर प्रगति नहीं कर सकता। खुद अपने देश में नजर डालिए। मुझे 5 साल और लगभग 6 महीने केरला के राज्यपाल की हैसियत से काम करने का मौका मिला। बिहार में उद्योग नहीं है, इंडस्ट्री नहीं। जो लोग अध्ययन करते हैं उन्हें पता होगा, केरला में भी कोई उद्योग नहीं, कोई बड़े बिजनेस नहीं। लेकिन केरला नीति आयोग के अनुसार केरला में एक भी केस, एक भी मामला एक्सट्रीम पॉवर्टी में, अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं कि वही शब्द प्रयोग होता है, अत्यंत गरीबी का एक भी केस नहीं है केरला। समाज समृद्ध है। सरकार के पास चूंकि बिजनेस नहीं, इंडस्ट्री नहीं, सरकार के पास अपने कर्मचारियों को हर महीने उनकी वेतन देने के भी कभी कभी वो भी वक्त पे वेतन नहीं दे पाते। रेवेन्यू के साधन कम है, लेकिन समाज इतना समृद्ध है कि आप पहली बार भी जाइए और देखिए, और कहीं बिल्कुल सुदूर इलाके में चले जाइए जहाँ का नाम किसी टूरिस्ट बुक में ना लिखा हो, वहाँ भी आपको सिर्फ समृद्धि नजर आएगी।
दो ही कारण मुझे लगते हैं वहाँ। एक तो ये कि केरला महिला प्रधान समाज, पुरुष प्रधान नहीं है केरला। अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि मैं मानता हूँ सर, आप माने या न माने, महिलाएं आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। प्रकृति ने ऐसा बनाया। उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें समस्या है, खास तौर से उत्तरी भारत में। दूसरा, उनका दूसरी बात भी महिलाओं पर भी उतनी ही लागू होती है, जिसके कारण केरला समृद्ध, वो है कि वो समाज 100% साक्षर समाज है। और ये भी गौर करिएगा कि वो 100% हुआ कैसे। 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद केरला गए। केरला की जो परिस्थितियां थीं, उन्हें बताते में भी शर्म आती। गरीबी भी थी उतनी ही, बल्कि ज़्यादा। मैं तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ। मैं माना करता था पहले कि सबसे ज़्यादा दमनकारी सामाजिक व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में थी। लेकिन केरला का अध्ययन करके पता चला कि उत्तर प्रदेश और बिहार तो कहीं उसके नज़दीक भी नहीं आते। ऐसी दमनकारी सामाजिक व्यवस्था थी। 45% आबादी महिलाओं को ब्लाउज पहनने की इजाज़त नहीं थी। 2 मंदिर हैं, आज कोई मौजूद हैं, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच में। उन 2 महिलाओं को समर्पित हैं जिन्होंने उस कानून के खिलाफ अपनी बात कहते हुए नारियल की छुरी से अपने स्तन काट लिए थे। उनको समर्पित हैं। ऐसा समाज आज 100 साल बाद मैं कह सकता हूँ, इसलिए कि बहुत कम उम्री में आ गया, सार्वजनिक जीवन में मंत्री भी हो गया। जब 26 साल की उम्र थी तो पूरा देश घूमा, लेकिन इतना नज़दीक से नहीं जानता था केरला। जो आज समता का भाव, मानव प्रतिष्ठा का भाव केरला में है, मुझे पूरे सब जगह है। हमारे संविधान के नतीजे में परिस्थितियां बदल गई, लेकिन जो मानस है वो स्वीकार नहीं करता किसी प्रकार की असमानता। ये संभव नहीं है कि केरला में आप किसी दफ्तर में जाएं और वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी से तो आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से बात करें, और वहाँ जो चपरासी का काम कर रहा है उससे आप लहजा बिगाड़ के बात करें। संभव नहीं। 5.5 साल तक मैं अपने मेहमानों जो उत्तर प्रदेश और बिहार से खास तौर से जाते थे, मैं हाथ जोड़कर उनसे पहले दिन कहता था कि जिस तरह हमारे सेक्रेटरी से बात करिएगा, ऐसे ही हमारे माली से बात करिएगा। और एक दिन मैं इस बात की तारीफ कर रहा था, और मैं ये क्यों कहानी सुना रहा हूँ आपको, मैं ये बताऊंगा कि ये स्थिति कैसे पैदा हुई, उसके लिए मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। एक दिन चीफ सेक्रेटरी मुझे मिलने आए। मैंने ऐसे ही कुछ कहा, मैं कहा मेरी तबीयत खुश हो जाती है यहाँ पे जिस तरह जो सबसे निचले पायदान का कर्मचारी, उसके अंदर भी जो आत्मसम्मान का भाव है, आत्मविश्वास है, समता का भाव है, मेरी तबीयत खुश हो जाती। तो चीफ सेक्रेटरी मुझसे हंस के कहते हैं, सर मेरे साथ जो पिछले हफ्ते हुआ वो मैं आपको सुना दूं। मैंने कहा बताइए। बोले मैं कहीं जा रहा था, मेरा ड्राइवर मुझसे कहता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। ड्राइवर चीफ सेक्रेटरी से कह रहा है
कि सर मेरे और आपके बीच में अंतर क्या है। मैंने आईएएस के इम्तिहान में बैठने का फैसला नहीं किया। मैंने कहा मुझे नहीं बैठना, मुझे अपना काम पसंद है, मुझे ड्राइवरी पसंद है, बस इतना डिफरेंस है। मैं भी आईएएस में बैठता तो मैं भी आईएएस होता। ये उसका आप आत्मविश्वास देखिए कैसे संभव हुआ। केरला में दो व्यक्ति महापुरुष, एक श्री नारायण गुरु जो उस कम्युनिटी से आते थे, इसमें बड़ा भारी सभा, मैं ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे हुए और उन्होंने मुझे उस मौके पे बुलाया तो मैंने वहाँ कहा, मैं कहा ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि भारत केवल दिल्ली है या यूपी है या मध्य प्रदेश है या बिहार। भारत विंध्याचल के आगे भी, उसको भी अपने अध्ययन का विषय बनाइए। केरला अकेली ऐसी जगह है जहां 100 साल से कम की अवधि में इतना बड़ी सामाजिक क्रांति और समाज में कोई तनाव पैदा नहीं हुआ। अब ये तो गौर करने की जरूरत है, जब भी कभी यथास्थिति स्टेटस को चैलेंज किया जाएगा तनाव पैदा होता है, चाहे वो स्टेटस को जैसा भी। केरला में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि श्री नारायण गुरु जो ऐसे समुदाय से आते थे, जाति से आते थे, जिनकी महिलाओं को ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं थी, उनके अंदर कोई कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने किसी को की निंदा नहीं की। संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने हर किसी से एक ही प्रश्न किया, वेदों को मानते हो? हाँ मानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वही परमात्मा जीवात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर है और वही मेरे अंदर है, इसे मानते हो या नहीं मानते? हाँ मानते हैं। तो फिर भेदभाव कैसे करोगे? फिर तो ये कहो कि तुम नहीं मानते हो। उन्होंने अपनी समस्या के लिए किसी विदेशी आइडिया का इस्तेमाल नहीं किया उसके समाधान के लिए, अपनी परंपराओं से समाधान निकाला। नतीजा क्या हुआ? कोई सामाजिक तनाव नहीं। और जिनकी स्थिति पे उससे असर पड़ा, उनके विशेष अधिकार पे असर पड़ा, वो भी श्री नारायण गुरु के चरणों में बैठ गए, उनके पैर छुए, उनके नेतृत्व को स्वीकार किया और आगे बढ़े। दूसरे भी महापुरुष जिनको श्री नारायण गुरु का भी पूरा जोर शिक्षा पर था। समाज को अगर आप शिक्षित नहीं बनाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। दूसरे महापुरुष थे सेन चावड़ा। अब मैंने अभी आपको बता दिया कि सामाजिक परिस्थितियां क्या थी। उन परिस्थितियों में वो आदमी एक आदेश जारी करता है, कहता है कि कोई चर्च नहीं बन सकता तब तक जब तक चर्च के साथ एक हॉल नहीं बनाया जाएगा जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसलिए मलयालम में और तमिल में स्कूल का नाम ही हो गया पल्लीकूडम। पल्ली कहते हैं चर्च को कहते हैं, लेकिन मंदिर को भी कहते हैं, मस्जिद को भी कहते हैं, पूजा स्थल को कहते हैं पल्ली, और कूडम उस एक कमरे को कहते हैं। तो तमिल में और मलयालम में स्कूल को कहते ही लगे पल्लीकूडम। अब एक तरफ तो आदेश जारी कर दिया और उन परिस्थितियों में उन्होंने कहा मैं अपना जीवन समर्पित करूंगा केवल बच्चियों की शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए। वो कहा मैं लड़कों को नहीं पढ़ाऊंगा, वो पल्लीकूडम में जाकर पढ़े, मैं पढ़ाऊंगा बच्चियों को। अगर माँ केरला, अगर सेन चावड़ा ने बच्चियों की एजुकेशन पर के लिए अपने आप को समर्पित न किया होता और अगर माएँ शिक्षित न बनी होती, केरला को अभी और 100 साल लगते 100% साक्षरता प्राप्त करने। लेकिन जब माएँ साक्षर बन गईं
तो फिर ये तो संभव ही नहीं है कि फिर बच्चे साक्षर ना बने। टीचर घर में ही हो तो फिर तो साक्षर बनना ही। और असल जो राज है केरला का वो ये है, आप सड़क पर भी चलती हुई महिला को देखिए, वो जिस आत्मसम्मान और जिस आत्मविश्वास उसके चेहरे पे लिखा हुआ नजर आता है, उसके पास शिक्षा भी है, उसके पास विश्वास भी है, उसके पास सम्मान का भाव भी है। तो मैं हमारी बिटिया डॉक्टर तिष्या मैं बहुत खुश हूँ आपसे। आपने उस प्रतिभा का क्या शानदार प्रदर्शन किया। और कविता के लिए खास तौर से ये कहा जाता है, अगर आपने, मुझे विश्वास है आपने पढ़ा होगा, और उसमें भी मुझे एक बहुत बड़ा सबक नजर आता है। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि, वही है ना, और तो कोई नहीं। उनके लिए क्या चीज प्रेरणा बनी? उनके अपने घाव नहीं लगा था, तीर नहीं लगा था, खुद के। स्नान करने गए थे, पेड़ पे बैठा हुआ एक क्रौंच युगल किसी शिकारी ने तीर चलाया, उनमें एक मर गया। अब उसका जो दूसरा साथी, उसने मातम करना शुरू किया और उससे उनकी संवेदना, उनकी आत्मा, उसने ऐसा असर महसूस किया कि उनके मुंह से दो वाक्य निकले जो एक तरह का श्राप था उस शिकारी के लिए। उसी से कहा गया कि शोक से श्लोक बनता है। जब किसी की आत्मा घायल होती है, आत्मा घायल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको खुद को ही कोई तकलीफ पहुंचे। अगर आपकी संवेदनशीलता सघन है तो तकलीफ किसी को भी होगी, दर्द आपको होगा। और भारत का तो आदर्श ही एकात्मता है। परमात्मा जीवात्मा के रूप में हम में सब में निवास करता है। अपने अंदर क्षमता पैदा करने की बात है। इन दो आंखों से हम देख सकते हैं हमारी विभिन्नताओं को। हमारे चेहरे अलग हैं, हमारे कपड़े जिस रंग के हम चाहते हैं वो अलग हैं, हमारे खान पीन अलग हैं। इन आंखों से हम उसको देख पाते हैं। लेकिन अगर भारतीय दर्शन के अनुसार आप समयंग दृष्टि, अद्वैत दृष्टि, सम दृष्टि का विकास कर लीजिए तो फिर आपको इस विभिन्नता के पीछे छुपी हुई एकात्मता, वो संबंध जो आत्मा का संबंध है, फिर आपको स्पष्टता वो नजर आने लगता है। और जब वो नजर आने लगता है तो आपका दिल केवल आपके लिए नहीं धड़कता, फिर आपका दिल पूरे समाज नहीं, पूरी मानवता के लिए। और मानवता नहीं, हमारा दर्शन तो कहता है जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा जानवरों के अंदर भी है, चाहे धरती के जानवर हो चाहे पानी के जानवर। हमें ये अधिकार ही नहीं है कि हम किसी को पीड़ा पहुंचा सकें। मनसा एवा इदम आप्तव्यम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्योसा मृत्युम गच्छति या इहा नाने वा पश्यति। हम, प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है। इस बुद्धि का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हम अपने अंदर ये क्षमता पैदा कर सकते हैं कि सामने से नजर आने वाली विभिन्नता वास्तविक नहीं है,
और जो इस विभिन्नता को वास्तविक समझेगा, मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या नानेवा पश्यति, जो इसको वास्तविक समझेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसके लिए मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष कब संभव है? जब हम सबके अंदर अपने यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनो पश्यति तत्एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तथा, जब हम सबको अपने विस्तार के रूप में देखने लगे, हमसे अलग कोई भी नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, हमारे काम अलग अलग हो सकते हैं, एक के जिम्मे एक काम है, एक के जिम्मे एक काम है। असल बात है कि किस कर्तव्य परायणता से हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, उससे हम बड़े और छोटे नहीं बनते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आज, और एक दृश्य को मैं कहूँगा, दृश्य को कि एक कवि ने एक दो लाइनें कही, आपने बड़ी हद तक उसको एसर्ट किया। उन्होंने कहा, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। लेक अपनी आइडेंटिटी, आपको ये नहीं है कि पंक्ति में हमें पीछे चलना है, हरगिज़ नहीं चलना पीछे, बराबर से चलना। और देश का निर्माण, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है क्या भैया, भूल जाओ महिला विकास। अब महिला नेतृत्व में विकास के लिए अपने आप को तैयार करो। और मुझे पक्का यकीन है, एक बात और कह दूं, बिहार में मुझे एक चीज़ देख के सब, मतलब जिन चीज़ों को देख के मैं बहुत खुश हुआ, उसमें एक चीज़ ये है कि हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे एक नौजवान लड़की पुलिस की यूनिफॉर्म में नजर आती है। अब इसे ये मत समझिएगा कि मैं इस देश में बड़ी मालिक की कृपा है और मैं कभी वो कर्जा उतार नहीं सकता। 84 में जब मेरी 85 में जब मेरी उम्र 34 साल थी, तब मैं गृह मंत्रालय में था और पुलिस डिवीज़न मेरे पास था, पूरे देश की पुलिस को डील किया। मैंने एक बार, उस ज़माने में डीजी नहीं होते थे, आईजी होते थे, मैंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने कहा कि भाई, पुलिस की प्रेजेंस का मकसद है नागरिक के अंदर सुरक्षा का भाव आना चाहिए। आप में से जो साहब चाहें वो आ जाएं रात में मेरे साथ, बगैर सरकारी गाड़ी के। मैंने कहा, देश के बाकी हिस्सों की बात नहीं कर रहा, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी रात को 11 बजे रास्ता भटक जाए तो वो पुलिस वाले को देख के और आगे बढ़ जाता था कि किसी और से रास्ता पूछूंगा, पता नहीं मेरी तलाशी लेने लगे, पता नहीं कोई और सवाल करने लगे। तो उसे सुरक्षा का भाव नहीं होता था, भय का भाव होता। महिलाओं की उपस्थिति ने पुलिस फोर्स को ह्यूमन फेस दे दिया, मानवीय चेहरा दे दिया। क्योंकि पुरुष भी चाहे जितना, मैं और कुछ नहीं कहता, चाहे जितना भी हो, महिलाएं अगर मौजूद होंगी तो उसका बिहेवियर, उसका आचरण सभ्य हो जाता है। तो इन महिलाओं की मौजूदगी ने पुलिस के बिल्कुल रूप को ही बदल दिया। तो मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं की इतनी बड़ी तादाद है। मैं आप सबको, खास तौर से तिशा को, उनके परिवार वालों को बधाई देता हूँ। और एक बात कहते हुए, दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि मालिक आपको कोई निजी तौर पर आघात न पहुँचाए,
समाज को जो आघात लगते हैं, उसको जो आपके अंदर संवेदनशीलता है महसूस करने की, उसको और बढ़ाइए, घनीभूत कीजिए, फिर आपकी कविताओं में और निखार आएगा। ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।